जय हिंद एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कर रहे हैं पीवाईक्यूज की सीरीज। है ना। पिछले 10 सालों में एक्चुअली जितने क्वेश्चंस पीएमएसटी में आए हैं उसके हम हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं आपको इंग्लिश, और हम टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस अभी तक देख रहे थे, जिसमें हम 70 क्वेश्चंस इसके पहले कर चुके हैं 3 वीडियोज में। तो वो वीडियोस जिसने नहीं देखा है भाई, वहां जाकर पहले उन वीडियोस को देखकर यहाँ तक आ जाए। दूसरी बात यार, सब्सक्राइब कर दे चैनल को हमारे, ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन हमारी आती रहे जब भी हमारी वीडियोस डले, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस डलने वाली हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। तो पहला दिया है क्या, माई ग्रैंडफादर। सबसे पहले दिया है माई ग्रैंडफादर। अब माई ग्रैंडफादर जो सब्जेक्ट है आपका, ये सिंगुलर है। ठीक है, फिलहाल ये इसको सिंगुलर मान के चलते हैं, क्योंकि देखो सब्जेक्ट के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या लगनी चाहिए हमको, वर्ब लगनी चाहिए। वर्ब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, पहली हैज, दूसरी हैव नहीं लगेगी, वेक्स चल सकता है, अवोक गलत। ठीक है, क्या करना है इस सेंटेंस में, सबसे पहले ये समझ लो। माई ग्रैंडफादर ब्लैंक एट 5 एवरी मॉर्निंग टू डू हिज एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइजेस। अब आपको एक बात पता होगी, अगर आप पिछले वीडियोस देखकर आए तो मैंने वहां समझा दिया था कि भाई जहां भी एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंथ, वंस अ वीक, ऑलवेज, जनरली, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, वंस अ मंथ एटसेट्रा, ये सब वर्ड्स आते हैं, तो वो जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हैज अवोकन लिखा है, ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ये है नहीं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैव अवोकन भी नहीं आएगा, है ना, अवेकन ये भी गलत है, और अवोक ये भी गलत है, वर्ब की फॉर्म। वेक्स देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आईएस लगता है ना, तो वो कौन से टेंस में आ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेक्स। हाँ, अगर कोई यहाँ पर नया स्टूडेंट आ गया है, ठीक है, तो वो गलती से ही आया होगा। उसका रीजन मैं बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को काम आएगा जो पहले यहाँ पर पढ़कर आ चुके हैं, क्योंकि कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट जो मुझे लगते हैं कि समझा देने चाहिए वो मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ। ये पिछला वाला जो था, ये मैं पहले 2-3 वीडियो में समझा चुका हूँ बार बार, इसलिए मैंने उसको उतना ज्यादा टाइम नहीं दिया। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है चिल्ड्रन ब्लैंक मेकिंग मड कैसल्स। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है मेकिंग। दूसरा, अच्छा एक मिनट, इसको भी हम समझ लेते हैं क्या लगी, ये डिपेंड करेगा हमको ऑप्शन क्या क्या दिया है। फिलहाल हमको ये पता है कि यहाँ चिल्ड्रन लिखा हुआ है, और चिल्ड्रन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट पे इसलिए ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने पुराने पिछले वीडियो, पिछले 70 क्वेश्चन जिसमें किए हैं, जितने किए हमने, उसमें जो है ना हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन भी आ रहे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। हैव लव, हैज लव्ड, हैज लव, लव, ये ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको एक बात, चिल्ड्रन के साथ ना हैव तो लगेगा, लेकिन हैव के साथ ना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर हैव लव्ड आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आगे देखते हैं, हैज लव्ड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये सही है, लेकिन चिल्ड्रन जो है ना वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या लगती है, प्लूरल लगती है, तो हैज तो नहीं लगेगी। ठीक है, हैज, ही हैज, शी हैज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो अगला देखो, तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, ये भी क्या लिखा हुआ है, हैज लव, तो ये तो वैसे ही गलत है, वो अपने आप में ही गलत है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो वो गलत हो गया। और उसके बाद देखो आखिरी ऑप्शन हमारे पास बचा है लव, है ना। लव क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, और एक इसके साथ लगती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, राइट। तो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, लव। अब कुछ स्टूडेंट्स अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ, है ना, अगर हो रहे हैं, तो मैं बता दूं कि भाई ये मेकिंग क्या है, यहाँ पर चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कैसल्स, तो ये ना जिरंड वाली कैटेगरी में आएगा। जिरंड नाम की एक चीज होती है, अगर आपने वर्ब ध्यान से पढ़ी है तो वहां पर ये आपको शब्द टकराया होगा। इसका बेसिक फंडा ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी जुड़ती है, तो क्या हो जाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना। और वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब
मेन वर्ब की तरह बिहेव ना करके नाउन या प्रोनाउन की तरह बिहेव करने लगे, किसकी तरह, सॉरी नाउन या प्रोनाउन नहीं, नाउन की तरह बिहेव करने लगे, तब उसको हम बोलते हैं क्या, चिरण बोलते हैं। ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म फिर से सुन लो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी जुड़ी होती है, वो मेन वर्ब की तरह बिहेव ना करके नाउन की तरह बिहेव करने लगे, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने लगे, तो उसको हम जिरंड बोलते हैं। और जिरंड का यूज या V4 का यूज ना, बेसिकली पार्टिसिपल में पढ़ते हैं अगर इसको, तो ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज की जा सकती है। ये बेसिक फंडे हैं, ये सब आपको पढ़ते पढ़ते खुद देखने होते हैं। ठीक है, क्या टीचर अगर आपके अच्छे हों, जिनसे भी आपने पढ़ा है, तो उन्होंने ये सारी चीजें आपको बताई होंगी कहीं ना कहीं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। 73 आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारा। इफ आवर फिजिकल सेंट्रल प्रेजेंस इन अ कंट्री डज नॉट स्टैंड आउट, वी ब्लैंक डाउन द क्यू। ठीक है, ये बोल रहा है इफ आवर फिजिकल सेंट्रल प्रेजेंस इन अ कंट्री डज नॉट स्टैंड आउट, वी ब्लैंक डाउन द क्यू। अब इधर देखो, पहली बात हमारे पास क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक, और हमारे पास सब्जेक्ट दिया है वी, और यहाँ पर हमको इसके आगे क्या फिल करना है, वर्ब फिल करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, इतना सेंटेंस आप देखो ही मत। उसका रीजन ये है कि भाई हमको इसका काम ही नहीं ना, हमको वी के लिए सब, आप हमको वी के लिए क्या लगानी है, वर्ब लगानी, तो पहले वी पे फोकस करो। वी के साथ स्लाइडिंग नहीं लग सकता, वी स्लाइड्स भी नहीं लग सकता। रीजन क्या है, देखो वी के बाद आर होता है, अगर एम इज आर वॉज वर जो भी लगता है ना, वी के साथ आर होता है या वर लगता है, तो हम क्या लगाते हैं इसमें, स्लाइडिंग लगा सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं है। अगला स्लाइड्स, स्लाइड्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, और वो लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। स्लिड जो है ये वर्ब की भाई फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है। ठीक है, और स्लाइड ये वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो किसके साथ लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है भाई आपके वी के साथ। अब यहाँ कहानी समझो, इफ अवर फिजिकल सेंट्रल प्रेजेंस इन अ कंट्री डज नॉट स्टैंड आउट, है ना, डज नॉट स्टैंड आउट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए इसको भी हमको किस में रखना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ भाई, इस क्वेश्चन को ना मुझे भी चेक करना पड़ेगा कि ये वाकई में पूछा है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई है कि भाई इफ से जुड़ा हुआ क्लॉज, इफ से जुड़ा हुआ क्लॉज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो अगला क्लॉज किस में होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए। अगर यही ऑप्शन है सेम, तो उसमें स्लाइड आएगा, आप स्लाइड लेके चले, अदरवाइज मैं आपको अगले वीडियो में इसके डाउट क्लियर करवा दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन आज का हमारा क्या कहता है हमसे, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। और कह रहा है ही ब्लैंक फॉर 5 आवर्स। अब देखो, पहली बात ना, मैं यहाँ इस वर्ड को पकड़ूंगा। क्यों इस वर्ड को पकड़ूंगा, कि भाई जहां भी सिंस या फॉर लगा हो और उसके बाद टाइम टेलिंग वर्ड्स दिए हो, तो वो टेंस इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। अब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, और फ्यूचर का भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करेगा बाकी का। तो क्योंकि ये फॉर लिखा है और यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो मैं अब ऑप्शंस की तरफ देखता हूँ क्या क्या लिखा है। और हाँ, इसको भी याद रखना कि सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, ही लगा हुआ है। ही के साथ हैव नहीं लगता, गलत हो गया। ही के साथ हैज लगता है, लेकिन हैज के साथ ना वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, तो भाई ये भी हमारा गलत है। हैव स्लीप, अगेन देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। और यहाँ पर देखो आखिरी ऑप्शन आपको मिल गया ही के साथ हैज। ठीक है, ही के साथ हैज लगता है। एक बात मैं और बता दूं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने बोला था, ठीक है, और हैज लगा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है हैज या हैव, प्लस फिर लगता है बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म लगती है। तो देखिए यहाँ क्या क्या मैच कर रहा है इसमें, सब्जेक्ट आपका ही दिया हुआ है, जिसके लिए आपको हैज चूज करना पड़ेगा, हैज हमने लगा दिया। उसके बाद क्या लगता है, बीन, तो बीन यहाँ आपको दिया हुआ है, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो भी आपको यहाँ पर दी हुई है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फॉर सेंस अदर वर्ड्स ये तो दिए हुए हैं अलग से, राइट। तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। दे ब्लैंक द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। ठीक है, आगे देखो, यहाँ दिया हुआ है क्या, फॉर, और यहाँ क्या दिया हुआ है, सेवरल मंथ्स। देखो मैं ये ना क्वेश्चन जो है अपने घर से खुद बनाकर नहीं लाया हूँ भाई, ये आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये ऑप्शंस भी जो है वहीं से निकाले गए हैं। ठीक है, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहीं से निकाले गए हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं इसमें तो। चलिए देखते हैं इसको, क्या बोल रहे हैं, दे ब्लैंक द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। अब दे के साथ में क्या क्या लगेगा इधर देखो, सबसे पहली बात तो फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम दिया है, मतलब कौन सा टेंस होना चाहिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होना चाहिए। प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। हैज या हैव लगी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैड लग गई अगर तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और विल या शैल हैव लग गई अगर तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब देखते हैं क्या दिया है भाई, हैज दिया है देखो, लेकिन उसके साथ में बिल्ड लिखा है, तो ये गलत हो गया पहली बात तो। दूसरी बात, हैज यहाँ भी दिया है, हैज बिल्ट, हैज के साथ वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सेंटेंस का सॉरी यहाँ से आपका ऑप्शन सही लगता है। लेकिन जब आप यहाँ देखोगे भाई, आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है दे, और दे के साथ हैज तो नहीं लगता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या हुआ, गलत हो गया, है ना, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अगर तीसरा ऑप्शन देखो हैज लगा है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब इकलौता ऑप्शन आपके पास जो बचा है चौथा वाला, वो सही है। उसका रीजन भी देखिए, यहाँ हैव लगा है, दे के साथ हैव लगता है, और स्ट्रक्चर मैंने आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अभी थोड़ी देर पहले बताया इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में, कि भाई देखो हैव लगा है, बीन लगा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है, राइट, तो आपका चौथा ऑप्शन ही सही होगा। दूसरी बात, एलिमिनेशन बहुत ही बढ़िया मेथड है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए एग्जाम में, और इस मेथड से आपका जो टाइम है वो बहुत बचता है। अगर आप इतना कुछ नहीं भी देखते और आप यहाँ देख लेते कि भाई ये सब्जेक्ट लगा है दे, इसके साथ हैज नहीं लगता, हैज नहीं लगता, हैज नहीं लगता, तो ये तीनों ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते, गलत हो जाते, और आपको सिर्फ कौन सा ऑप्शन चेक करना होता, चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन आज का, कि द डे आफ्टर द एक्सप्लोजन द डेथ टोल blank to 90। The day after the explosion, the death toll blank to 90। अब देखो पहली बात, पहले लिखा है हैड, बाद में लिखा है हैज, तीसरा लिखा है हैव, चौथा लिखा है हैड। इसमें से ना मैं एलिमिनेट कर देता हूँ हैव को। उसका रीजन क्या है, द डे आफ्टर द एक्सप्लोजन, द डेथ टोल, टोटल नंबर, जितनी मौतें हुई थी उसका टोटल नंबर हम पता कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्योंकि ये सिंगुलर है, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि भाई जो सम होता है ना, सम मतलब टोटल, वो कितना होता है हमेशा, टोटल का हमेशा कितना होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, किसी एक टाइप का टोटल अगर आप कर रहे हैं तो कितना होगा वो, सिंगुलर। की क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं तो आप बोलोगे 30, तो 30 नंबर जरूर प्लूरल है, लेकिन आप टोटल नंबर बता रहे हो ना भाई, पूरी क्लास का टोटल नंबर एक सम कहलाता है वो, टोटल सम। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं आगे, कि भाई हैज तो चलेगा, हैव नहीं चलेगा, हैड तो चलेगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में चलता है, लेकिन ये एक्चुअली आएगा क्या। अगेन देखो, हैड के बाद वर्ब की ना फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसलिए ऑप्शन गलत है, और हैज के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चलिए तो बचा क्या, हैड। चलिए हैड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी बताया कि हैड लगा सकते हैं, और राइजन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगी, तो यहाँ क्या जाएगा आपका, हैड और राइजन, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। आई ब्लैंक अ ब्रिक थ्रू द विंडो। देखो आई के साथ पहले ऑप्शन देख लो, अब आई सब्जेक्ट है आपका, आई के सब्जेक्ट के बाद क्या लगती है, वर्ब लगती है स्ट्रक्चर में, तो सब्जेक्ट आई के साथ हैज नहीं लगता यार। थ्रू जो है, आई थ्री वर्ब की सेकंड फॉर्म लग सकती है, इसको हम अभी सही मान के चलते हैं। थ्रोन जो होता है ना, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और आई के बाद डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लग सकती, अगर बेसिक्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा ही। ठीक है, तो इसको मैं गलत मान के चलता हूँ। क्यों गलत मान के चलता हूँ, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो सिर्फ परफेक्ट टेंस में लगती है,
जिसमें हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए थर्ड फॉर्म नहीं लग सकती। या ये पैसिव वॉइस में लगती है, जहाँ एम इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती ही होती है। तो यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर नहीं आ सकती। अगेन देखो हैव लिखा है यहाँ पर, तो आई के साथ हैव लगता है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर भाई देखो थ्रू वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगेन यहाँ मैंने बताया ना वर्ब की सेकंड फॉर्म थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए? थर्ड फॉर्म, जबकि यहाँ लगी क्या है? सेकंड फॉर्म। तो ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। तो आपके पास इकलौता ऑप्शन जो सही बचा वो क्या था? थ्रू। आई थ्रू अ ब्रिक थ्रू द विंडो, मैंने दीवार के थ्रू एक विंडो, सॉरी, मैंने विंडो के थ्रू एक क्या फेंकी? ईंट फेंकी, ब्रिक फेंकी। चलो आगे देखिए, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस choose the most appropriate word या set of words to fill in the blank। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, पीएमएसटी 2020-21, ठीक है। अ क्रो ब्लैंक अ पीस ऑफ चीज। पहली बात, अ क्रो, क्रो माने कौवा, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, और ये हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब देखते हैं क्या लगनी चाहिए। अ क्रो स्टील नहीं होता दोस्त, स्टील जो होती है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और स्टोल जो होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और स्टोलन, स्टोलन ये क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो देखो स्टील क्यों नहीं आएगा? पहली बात, अक्रो स्टील्स लगता है, अक्रो स्टील, जैसे कि ही प्ले गलत है, ही प्लेज सही है। वैसे ही क्या नहीं लगना चाहिए? स्टील नहीं लगना चाहिए, स्टील्स लग सकता था ही के साथ। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अगेन देखो यहाँ पर ना, स्टोलन जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है? वो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, इसलिए ये ऑप्शन भी मेरा गलत ही है। आगे देखो, हैव स्टील, अगेन मैंने बताया ना आपको, स्टील, स्टोल और स्टोलन। तो भाई ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है हैव के साथ, ये हम ऑप्शन बहुत देर से गलत करते हुए आ रहे हैं इस तरह के। और यहाँ पर कौन सा फॉर्म दिया है? स्टोल, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, रिगार्डलेस सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर के साथ भी लगेगा और प्लूरल के साथ भी लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? स्टूल। अ क्रो स्टूल अ पीस ऑफ चीज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका? स्टूल, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, 20 कैंडिडेट्स, क्या लिखा है यहाँ पर? 20 कैंडिडेट्स ब्लैंक विद ईच अदर फॉर द फर्स्ट प्राइज। अब 20 कैंडिडेट्स जो है ना, ये लिखा है आपका भाई प्लूरल सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, सजेस्टेड लिखा है, जनरेटेड लिखा है, इंडिकेटेड लिखा है और कंपीटेड लिखा है। अब एक बात मैं आपको बताता हूं भाई, ये सारे ही जो ऑप्शंस है वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखे हुए हैं, और इसके जस्ट पिछले वाले में हमने देख लिया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ लगाई जा सकती है, ठीक है, रिगार्डलेस सिंगुलर है और प्लूरल है। लेकिन यहाँ पर सही वर्ब आएगा क्या? क्योंकि हमको अप्रोप्रिएट जो वर्ब है इसमें वो चूज करनी है। देखो यहाँ लिखा है 20 कैंडिडेट्स ब्लैंक विद ईच अदर फॉर द फर्स्ट प्राइज। मतलब 20 कैंडिडेट्स जो थे वो ब्लैंक, खालिस्तान कर रहे थे, किसके लिए? फर्स्ट प्राइज के लिए। तो क्या कर रहे थे? सजेस्ट कर रहे थे एक दूसरे को, या जनरेट कर रहे थे? जनरेट करना मतलब किसी चीज को उत्पन्न करना, बनाना, ठीक है, या इंडिकेट करना यानी किसी चीज की तरफ इशारा करना। इंडिकेटर होता है आपकी गाड़ियों में इशारा करने के लिए कि मैं लेफ्ट जा रहा हूँ या राइट, या लेफ्ट जा रही हूँ या राइट, ठीक है। और कंपीटेड, कंपीटेड मतलब एक दूसरे को कंपीट करना, एक दूसरे से कंपटीशन में हिस्सा लेना एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो देखो, जब आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है, तब आप क्या कर रहे हैं? किसी को कंपटीशन दे रहे हैं, किसी से कंपीट कर रहे हैं आप। तो मेरे ख्याल से तो भाई यहाँ पर कंपीटेड जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब होगी, बाकी सारी जो है वो गलत हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट प्राइज के लिए मैं ना किसी को सजेशन दे रहा हूँ, ना फर्स्ट प्राइज के लिए मैं किसी को जनरेट कर रहा हूँ, ना किसी को इंडिकेट कर रहा हूँ उसकी तरफ। मैं क्या कर रहा हूँ? बाकी लोगों से कंपीट कर रहा हूँ वहां पर, ठीक है। इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? कंपीटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगेन देखो ये बोलता है काउज मिल्क, ठीक है, काउज मिल्क, काउज मिल्क। अब ये काउज मिल्क में मिल्क जो है भाई ये है अनकाउंटेबल
नाउन। ठीक, पहली चीज मैंने यहाँ देख ली, अनकाउंटेबल नाउन। काउज मिल्क ब्लैंक, हाँ, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन एंड अदर पेप्टाइड्स कॉल्ड सीटीएच दैट रिलीव स्ट्रेस एंड एनकरेज स्लीप। मुझे इतना कुछ पढ़ने की ना जरूरत भी नहीं है फिलहाल, जब तक मैं क्या नहीं देख लेता, अपने ऑप्शन नहीं देख लेता। देखो क्या लिखा है, द काउज मिल्क, टू कंटेन नहीं हो सकता। टू कंटेन क्या है, टू कंटेन जो है ना वो है आपका इन्फिनेटिव, कल समझाया था मैंने पिछली वीडियो में। तो इन्फिनेटिव क्या होता है वहां जाकर आप देख लेना। तो इन्फिनेटिव के पहले मेन वर्ब आनी चाहिए कोई ना कोई, तो आप इन्फिनेटिव लगा सकते हो। जैसे कि आई वांट टू प्ले क्रिकेट, तो आई पहले सब्जेक्ट, फिर वांट आपकी मेन वर्ब, फिर टू प्ले। ठीक है, तो टू प्ले क्या हो गया आपका, इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब हमको दी हुई नहीं है, इसलिए हम क्या नहीं लगाएंगे, टू कंटेन फिलहाल नहीं लगाएंगे। कंटेन लिखा है, कंटेन नहीं लगा सकते यार, क्योंकि ये कंटेन क्या है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कंटेन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। लेकिन एक चीज मैंने आपको एक और बात बताई थी कि भाई मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और कल ये भी कहा था कि भाई अनकाउंटेबल जब भी होते हैं ना, उसकी टोटल काउंट कितनी होती है, एक ही होती है। यानी अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर ही होती है, टोटल काउंट उसकी एक ही होगी। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यहाँ नहीं लगा सकते हम। ठीक है, अगला देखो, कंटेन्स, कंटेन्स लगा सकते हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिल्क के साथ लग सकती है। और कंटेनिंग हम थोड़ा सोचते हैं, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर फिर से पढ़ के, कि भाई काउस मिल्क कंटेनिंग ट्रिप्टोफैन, नहीं, गलत है। आपको एमेजार वॉज वर्ब कुछ ना कुछ चाहिए था इसको कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं आएगा। अगर मैं बता देता हूँ, वर्ब की पहली फॉर्म हो या वर्ब की पांचवी फॉर्म हो, है ना, पांचवी फॉर्म मतलब जिसमें एस या एस लगा होता है, जैसे कि प्ले हो गई वर्ब की पहली फॉर्म, और प्लीज हो गई आपकी कौन सी फॉर्म, पांचवी फॉर्म जिसमें एस लगा हुआ है। ये दोनों ही लगते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल हमसे ये क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, ये वाली वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, प्लीज का। या यहाँ पर हमको जो दिया है वो क्या दिया है, कंटेन्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। दे ब्लैंक सिंस फॉर 4 o'clock। ठीक है, देखो पहली बात तो सिंस आ गया भाई, सिंस या फॉर की क्वेश्चन अभी मैंने करवाए कि सिंस या फॉर जहां भी आए, तो सबसे पहले तो क्या कर लो आप, ये तय कर लो कि प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, या तो प्रेजेंट, फ्यूचर, या तो पास्ट, या तो फ्यूचर, ये तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी आईएनजी वाली फॉर्म। और इसके पहले आप, अगर प्रेजेंट है तो हैज या हैव, अगर पास्ट है तो हैड, अगर फ्यूचर है तो विल हैव या शैल हैव का यूज करते। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात क्या दिया है, दे। अच्छा यार, इतना तो मगजमारी करनी ही नहीं पड़ती, अगर आप यहाँ देख लेते पहले, या मैं देख लेता, बेसिकली सीखना हमको यही है। देखो हैज नहीं लगता दे के साथ, हैज नहीं लगता दे के साथ, हैव लगा है और हैव बीन लगा है, तो हैव प्लेइंग नहीं लगता यार, है ना। हैव के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, हैव के बाद बीन अगर है तब वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसमें लग सकती है। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, फोर्थ ऑप्शन हो गया। एक मिनट रुकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, जरा मैं आज की स्लाइड्स देख लूं। 15 क्वेश्चंस हमारे इसके बाद अभी और बचे हुए हैं, है ना। समय को देखते हुए थोड़ा तेज चलते हैं। हाँ यार, स्पीड का अगर किसी को कोई इशू आ रहा होगा तो वो कम ज्यादा करके आप देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चंस करवाने के बहुत हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड को मेंटेन करना जरूरी है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। अगेन ये वही है, द शिप लिखा है। ठीक है, द शिप, जहाज, द शिप सिंगुलर है। ठीक, तो हैव संक नहीं आएगा, हैज संक
देखो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके साथ वर्ब सॉरी हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लगा हुआ है। हैज सिंक, सिंक जो है ना, सिंक, सैंक, संक, ये होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई, सिंक लिखा है, हैज और हैव के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती। एक ही ऑप्शन में हमारे पास जो है ऑप्शन सही है, हैज और संक, ठीक है, तो ये वाला हम ऑप्शन इसमें चूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, बाबर ब्लैंक राणा सांगा एट खानवा, ठीक है, खानवा का जो युद्ध हुआ था, खानवा का बैटल ऑफ खानवा हुआ था, उसमें क्या है, बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था, ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो कोई ऐसी घटना जो होती है ना, जो पास्ट में हुई है, बहुत पास्ट में, तो उसको यूजुअली किस में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे गांधी जी वॉज बोर्न इन 1980, सॉरी, हाँ 1960, अरे यार 1869, सॉरी। तो यहां मैंने क्या यूज किया, गांधी जी वॉज बोर्न, वॉज यहाँ पर मीन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए कौन सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसको देखो फिलहाल, बाबर ऑप्शन देखते हैं। बाबर के साथ हैज लग सकता है, लेकिन डिफीट नहीं लगता हैज के साथ, हैज के साथ लगती वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया गलत। बाबर के साथ हैव कभी नहीं लग सकता, क्योंकि बाबर क्या है, सिंगुलर है। बाबर के साथ हैव नहीं लग सकता क्योंकि बाबर सिंगुलर है। और एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, डिफीटेड। और मैंने अभी आपसे बोला कि ऐसी कोई घटना अगर होती है जो पास्ट में हुई है और जिसका असर भी पास्ट में खत्म हो गया है ना, तो वो क्या कहलाती है, पास्ट सॉरी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की घटना कहलाती है। आगे देखते हैं, द क्लॉक ब्लैंक 5, द क्लॉक, पहली बात, द क्लॉक क्या है, सिंगुलर है। अगेन ऑप्शन पे आ जाओ, हैव लगा है यार, सिंगुलर है सब्जेक्ट अगर, तो आपका क्या नहीं लग सकता, हैव नहीं लग सकता। सिंगुलर है अगर आपका सब्जेक्ट, तो हैव नहीं लग सकता। हैज लग सकता है, हैज लग सकता है, दो ऑप्शन बचे हैं। क्यों नहीं लग सकता हैव, क्योंकि ये क्या है भाई, ये है सिंगुलर। अब देखो, अगर हैज लगा है तो हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। पहला लिखा है स्ट्रक और दूसरा लिखा है स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, हैज स्ट्रक आएगा, राइट, क्या आएगा इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अगला देखते हैं, ही ब्लैंक फॉर टेलिंग अ लाई। अब जरूरी नहीं कि भाई फॉर लिखा हो तो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, क्योंकि यहाँ पर टाइम टेलिंग वर्ड्स नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, ठीक है। फॉर टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने के लिए, ही ब्लैंक फॉर टेलिंग लाई, उसे खालिस्तान झूठ बोलने के लिए पक्का पनिशमेंट मिली होगी। तो देखो, यहाँ पर वॉज पनिश्ड लिखा है, यहाँ पर हैव पनिश्ड लिखा है, यहाँ पर हैव पनिश्ड लिखा है, यहाँ वर पनिश्ड लिखा है। अब आप अगर दिमाग चलाते हैं, तो मैंने क्या बोला, पहले आप देख लो सब्जेक्ट कैसा है आपका, आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए वॉज हैव का यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हैव का यूज नहीं कर सकते, उसके लिए वर का यूज नहीं कर सकते। तो आपका इकलौता ऑप्शन बचा क्या, वॉज पनिश्ड। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भैया वॉज के साथ पनिश्ड, है ना, लगाया कैसे इसने, थोड़ी देर पहले भैया, पहले दूसरे क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया था कि एम इज आर या वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, किसमें लगती है, पैसिव वॉइस में लगती है। सेंटेंस आपका जो है किसमें है, पैसिव वॉइस में है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना हैज फेस्ड global criticism for blank to cooperate fully in investigations of COVID's origins, ठीक है। फॉर, पहली बात इसमें पकड़ो फॉर। अब देखो क्या बोल रहा है, चाइना हैज फेस्ड ग्लोबल क्रिटिसिज्म फॉर। अब ऑप्शन देखते हैं, फेलिंग, फेल्ड, फेल्स, टू फेल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, फेल्स होती है वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग, फेल्स, टू फेल, ये हो गई वर्ब की 6 फॉर्म आपकी टोटल, फेल के अगर बनाते हैं तो फॉर्म्स। फेल्ड हो गई आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिर्फ और सिर्फ टेंस में यूज की जाती है, ठीक है। अब इसको फोकस करो, अगर आपने प्रिपोजिशन पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि भाई प्रिपोजिशन का यूज किसी नाउन या प्रोनाउन को बाकी के सेंटेंस से जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर से सुनो,
प्रीपोजिशन का यूज किसी नाउन या प्रोनाउन को बाकी के सेंटेंस से जोड़ने के लिए किया जाता है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, यानी जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो कौन से केस का कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस का कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे आई का मी, आई सब्जेक्ट में, मी ऑब्जेक्ट में, है ना। वी का अस, वी सब्जेक्ट में, और अस किस में, ऑब्जेक्ट में। ये सारे टर्म्स जो है आप पढ़ चुके होंगे ठीक से, आई होप। फिलहाल अच्छा, आपको अगर ऐसा कुछ भी नया मिलता है ना कि यार सर ये क्या बता रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो भाई बेसिक काम करो, यूट्यूब में सर्च मारो, वो वर्ड फीड करो, है ना, उसके बारे में पढ़ो, आप जान जाओगे बहुत अच्छे से। 10 मिनट लगेगा बस। फिलहाल फॉर के बाद हमको क्या चाहिए पता है, हमको चाहिए कोई नाउन या प्रोनाउन। क्यों चाहिए, हमको चाहिए बेसिकली ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया है पहले भी कि भाई या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट ले लो या तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, या तो कोई नाउन हो सकता है या तो कोई प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ बात करते हैं कि भाई आपको नाउन क्या दिया है, क्योंकि फेल तो वर्ब होती है ना, तो फेल सभी जगह फेल के वेरिएशन दिए हुए हैं। लेकिन आपको ना 2-3 सवालों पहले मैंने एक बात बताई बहुत प्यारी सी, वो थी जेरंड। और उसमें मैंने बोला कि जिरन जो है ना भाई, किस में काम करता है, आपका नाउन के रूप में काम करता है, वर्ब के रूप में काम नहीं करता है। ठीक है, इसका काम ही क्या होता है, ये वर्ब की तरह बिहेव ना करके नाउन की तरह बिहेव करता है। जब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी V1 ING वर्ब की तरह बिहेव ना करके नाउन की तरह बिहेव करे, तब उसको जिरंड कहते हैं। बेसिक परिभाषा है ये, उतना हम अंदर नहीं जाते हैं इसमें। तो क्या लगेगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हमको सिर्फ फीलिंग, है ना। तो ये कंफ्यूज करने के लिए ही क्वेश्चन दिया होगा मेरे ख्याल से, बहुत सारे लोग इसमें फंसे भी होंगे क्योंकि पता नहीं होता है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। आगे देखिए, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज blank in 1987 but only a few countries signed up initially। ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बोल रहा है was blank in 1987। पहली बात भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ was आया है, मैं बाकी चीजों को देख ही नहीं रहा हूँ, क्या सब्जेक्ट है क्या आगे लिखा है वो नहीं दिख रहा हूँ मैं, फिलहाल मैंने देखा was। अगर मैंने was देखा तो मेरा इंस्टिंक्ट बोलता है यहाँ या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए टेंस के लिए V1 ING, या यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए किसके लिए, पैसिव वॉइस के लिए। ठीक है, पैसिव वॉइस के लिए। अब देखो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या थर्ड फॉर्म में से ढूंढो पहले क्या मिलता है, रेटिफाइज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये नहीं आएगा। अगला लिखा है रेटिफाई, ये भी नहीं आएगा, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, नहीं आएगा। रेटिफिकेशन, भाई ये नाउन है, ये क्या है, रेटिफिकेशन, जहां भी आखिरी में TION आ गया, है ना, ये जहां भी TION सफिक्स आ गया लास्ट में किसी भी वर्ड के, वो क्या हो जाता है, अपने आप नाउन हो जाता है। तो ये नाउन तो हम लगा नहीं रहे, हमको क्या चाहिए यहाँ पर, वर्ब। और देखो रेटिफाइड, रेटिफाई, रेटिफाइड, रेटिफाइड, रेटिफाइंग, रेटिफाइज, और उसके बाद टू रेटिफाई, ये होती है वर्ब की 6 फॉर्म्स। ठीक है, छठवीं फॉर्म एज सच कुछ होती नहीं है, उसको हम इन्फिनेटिव को वर्ब की 6 फॉर्म मान लेते हैं कई बार, या ऐसे पढ़ लेते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर आना चाहिए क्या, रेटिफाइड। और ये सेंटेंस क्या है अब, ये है पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है। ठीक, आपको ना इसके बाद जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वो वॉइस के ही होंगे, तो ये सारी चीजें उसमें आपको और भी ज्यादा अच्छे समझ में आएगी कि मैं ऐसा वॉइस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहा हूँ। वैसे आप पढ़ के आए हैं तो आपको समझ में वैसे भी आ ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है, द डिस्कवरी ऑफ द ओजोन होल catalyzed international efforts blank out the use of CFCs। अब देखो, हम सेंटेंस पढ़ते हैं अगर, तो द डिस्कवरी ऑफ द ओजोन होल कैटेलाइज इंटरनेशनल एफर्ट्स। ठीक है, इंटरनेशनल एफर्ट्स ब्लैंक आउट द यूज ऑफ CFCs। तो यहाँ ना हमको आउट के साथ वर्ब लगानी पड़ेगी, ये ना फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन। फ्रेजल वर्ब नाम की एक चीज होती है, फ्रेजल वर्ब क्या होती है वो समझ लो सबसे पहले। फ्रेज आई होप आप सब जानते हैं, शब्दों का एक ग्रुप, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, विच हैज सम मीनिंग बट इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक,
सेंटेंस में, सॉरी, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस शब्दों का एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन फ्रेज क्या होता है, उसमें कुछ वर्ड होते हैं और वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते और उसका कुछ मीनिंग निकलता है, जैसे कि इन अ हरी, जल्दबाजी में, जैसे कि मेक अ मिस्टेक, गलती करना। तो ये देखो, ये वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है, ही प्लेज क्रिकेट, ये भी वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। अब ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या क्या टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूँ भाई, वो आप पता हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो हम शॉर्ट में इसको निपटाते हैं, समय खत्म होने वाला है अभी। हाँ, तो वैसे ही क्या होता है ना, फ्रेजल वर्ब होती है। तो फ्रेजल वर्ब में क्या होता है ये फ्रेज ही है, लेकिन इसका जो मेन वर्ड होता है ना, वो होती है वर्ब, और बाकी होते हैं इसमें फिर पार्टिकल, है ना। पार्टिकल मतलब, पार्टिकल क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ये समझो। जैसे कि मैं बोला ब्रेक इनटू। अब अगर आप इसको अलग पढ़ते हो, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, और इनटू का मतलब होता है में, है ना, मूविंग पोजीशन में, एक मूविंग कंडीशन में। लेकिन अब इसको अगर मैं साथ में लिखूं ना, ब्रेक इनटू, तो इसका मतलब हो जाता है जबरदस्ती प्रवेश करना, एंड टू एंटर बाय फोर्स। ठीक है, टू एंटर बाय फोर्स या फोर्सफुली कहीं पर एंटर करना, जैसे कि चोर एंटर करता है ना। क्या होता है, घर पूरा लॉक रहता है, ठीक, तो वो चोर जो होता है कहीं जबरदस्ती ताला तोड़ेगा या कहीं से रास्ता बनाएगा जाने लायक, और उसके बाद वो एंटर कर पाएगा, तो इसको बोलते हैं ब्रेक इन, जबरदस्ती प्रवेश करना, मीनिंग पूरा पूरा चेंज हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं, द डिस्कवरी ऑफ द ओजोन होल catalyzed इंटरनेशनल एफर्ट्स ब्लैंक आउट द यूज ऑफ CFCs। तो इसमें क्या आएगा, फेज्ड आउट, फेज आउट, फेजेज आउट, या टू फेज आउट। एक मिनट, अरे हाँ यार भाई, यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे, यहाँ आएगा टू फेज, यहाँ पर आएगा इन्फिनिटिव। क्यों आएगा ये मैं समझा देता हूँ, है ना। अभी मैंने आपको बोला था कि जब आप इन्फिनिटिव लगाते हैं ना, 2 + V1 लगता है इन्फिनिटिव में, और उसके पहले एक वर्ब आ जानी चाहिए। और ये भी ना कई बार किसका काम करता है, आपके ऑब्जेक्ट का काम ही करता है ना। जिसने अगर इन्फिनिटिव पढ़ा होगा, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, अगर पढ़ा है आपने तो ठीक है, और नहीं पढ़ा तो एक बार मेरा सजेशन है आपको कि यूट्यूब पे सर्च कर लो या गूगल पे पढ़ लो, या जो भी टीचर है आपका उससे पूछ लो कि भाई इन्फिनिटिव क्या होता है। तो यहाँ क्या आएगा, द डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल कैटेलाइज्ड, तो ये एक बार हमारी आ गई है इंटरनेशनल एफर्ट्स, और उसके बाद हमको लगेगा यहाँ पर टू फेज इन्फिनिटिव। इसको मैं बहुत ज्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि समय हमारे पास जो है ना बहुत कम है। 97 स्लाइड, मतलब 8 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं। वंस यू हैव अ एक मिनट यार, वंस यू हैव अ consensus, sorry, once you have a consensus, those states that blank outside it become more isolated। मुझे पानी पीना है, तो ये सवाल के बाद मैं पानी पीने का ब्रेक लेता हूँ, एक 5 मिनट का। once you have a consensus, those states that blank outside it become more isolated। ये है कंजक्शन का क्वेश्चन बेसिकली, या आप इसको पढ़ेंगे, प्रोनाउन में भी आपने पढ़ा होगा, उसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो संबंध बताता है, दो क्लॉज के बीच में संबंध बनाता है ना। तो दो क्लॉज के बीच में संबंध बनाता है, और उसमें जो वर्ब होती है ना, ऐसी कंडीशन में वो इसके पहले वाले जो सब्जेक्ट लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग लगती है। ये पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया था, उसको अगर आपने देखा है तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखो, बेसिकली दैट के बाद हमको क्या लगने वाली है, वर्ब, लेकिन दैट के पहले कोई सब्जेक्ट है नहीं, है ना। सॉरी, दैट के मतलब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, और हमको यहाँ क्या लग रही है, वर्ब। और वर्ब लगाने के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन होती है कि भाई अगर हमको सब्जेक्ट पता होगा तब हम वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो ऐसी कंडीशन में जो ये कंजक्शन हमारा है, दैट, हु, विच, ऐसी कंडीशन में ये जो हमारा क्या होता है, कंजक्शन होता है, जो भी कंजक्शन यहाँ हो, उसके जस्ट पहले वाला जो नाउन होता है हमारे पास या प्रोनाउन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। क्योंकि यहाँ स्टेट्स आया है ना, क्या है स्टेट्स, प्लूरल सब्जेक्ट है,
तो यहाँ पर क्या लगेगी, वर्ब भी प्लूरल लगेगी। तो आर जो है वो प्लूरल वर्ब, ठीक। वॉज जो है वो सिंगुलर हैज जो है वो सिंगुलर है, और इज भी जो है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भाई, हम क्या लगा लेंगे सीधे सीधे आर। अगला क्वेश्चन देखो, दे राइडर, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, कर देता हूं मैं 1 मिनट। ठीक है, हाँ चलो। द राइडर ब्लैंक एज द हॉर्स जम्प द फेंस। ठीक है, ये है आपका सवाल, इसमें क्या करना है, ब्लैंक को फिल करना है। द राइडर ब्लैंक एज द हॉर्स जम्प द फेंस। तो द राइडर जो है सिंगुलर, पहले पहली बार सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। द राइडर थ्रू, थ्रू को कंसिडर करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग सकती है। द राइडर सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब नहीं लगेगा, और डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं लगेगी। ठीक है, डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं लगेगी, लेकिन वॉज थ्रोन लग सकता है। ठीक है, अगर ये लगता है तो टेंस बनेगा, अगर ये लगता है तो वॉइस बनेगा, है ना। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम थ्रू लगाएं या तो हम वॉज थ्रोन लगाएं। तो पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द राइडर, जो राइडर था, ब्लैंक एज द हॉर्स जम्प द फेंस। तो ये एज के बाद ना अलग क्लॉज है भाई, इसके बाद क्या है, अलग क्लॉज लगा हुआ है, जिसका मतलब क्या है, जैसे ही हॉर्स ने क्या किया, फेंस के ऊपर से जंप किया, जैसे ही हॉर्स ने फेंस के ऊपर से क्या किया, जंप किया। तो पहले वाले का मीनिंग हमको बनाना पड़ेगा, द राइडर थ्रू, राइडर ने फेंका जैसे ही हॉर्स ने जंप किया फेंस के ऊपर से, या राइडर वॉज थ्रोन, राइडर गिर गया जब हॉर्स ने, जैसे ही हॉर्स ने फेंस के ऊपर से जंप किया, राइडर गिर गया। तो भाई ये आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये कोई सेंस नहीं बनाता, इसका सेंस बनता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें आएगा, राइट। चलो, क्या लिखा है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। अ पैसेंजर ब्लैंक फ्रॉम द ट्रेन। अ पैसेंजर लिखा है, सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर। सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हैव नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता, हैज आ सकता है, हैज आ सकता है। अब पहली बात, भाई हैज अलाइट नहीं होता, हैज अलाइटेड होता है, अलाइट अलाइटेड अलाइटेड, है ना। तो आखिरी ऑप्शन भी आपका इसलिए वहां पर गलत हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, सेकंड ऑप्शन आएगा, अ पैसेंजर अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन। अ पैसेंजर अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग अगर आपको समझना है ना तो आप उसको सर्च कर लेना, क्योंकि मैं एक एक छोटी छोटी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ छूट जाता है तो यार थोड़ा समय का भी देखना दिक्कत है। द कैट ब्लैंक ऑल द मिल्क। द कैट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव नहीं लगता, हैव नहीं लगता, ड्रिंक लगा है, और यहाँ पर क्या लगा है, हैज ड्रिंक। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हैज के साथ ड्रिंक तो नहीं लगता यार, और किस कैट के साथ हैव नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा, बचा इकलौता ऑप्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म ड्रैंक, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस जो है किसका है, पास्ट सिंपल है ना, सिंपल पास्ट टेंस, या इसको बोलो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन देखो, 2021 का क्वेश्चन है पीएनएसटी। यू आर ऑलवेज ब्लैंक ऑनेस्टी एंड देन यू लाई टू मी। यू आर ऑलवेज, एक बात बताता हूं मैं आपको, ऑलवेज जो है ना, हाँ पहली बात, जब ऑलवेज रहता है तो यूजुअली जो सेंटेंस रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, लेकिन यहाँ पर ना यू आर पहले से दिया हुआ है, ठीक। यू आर पहले से दिया हुआ है, और ऑप्शन भी देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही दिए हुए हर जगह। तो हम इसमें ज्यादा बहस कर नहीं सकते किसी से, हमको सीधे सीधे देखना है कि भाई कौन सा वाला ऑप्शन इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखो क्या बोल रहा है, यू आर ऑलवेज ब्लैंक ऑनेस्टी, कि तुम हमेशा खालिस्तान ऑनेस्टी, एंड देन यू लाई टू मी, और उसके बाद तुम आकर मुझसे झूठ बोलते हो। मतलब ये किसी ना किसी टाइप का जो है कॉन्ट्रास्ट बनाएगा। अरेंज करना, देखो अरेंजिंग, अरेंजिंग का मतलब होता है जुटाना, किसी चीज को जुटाना,
ठीक है। ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मतलब पीना। एक्वायर करना मतलब क्या होता है? एक्वायर करना मतलब किसी चीज को हासिल कर ले, ठीक है, हासिल कर लेना। या प्रीचिंग, प्रीचिंग मतलब प्रवचन देना। अब देखो कॉन्ट्रास्ट क्या बनता है पता है? एंड देन यू लाई टू मी, और तुम मुझसे फिर बाद में आकर क्या करते हो? झूठ बोलते हो। तो भाई झूठ का कॉन्ट्रास्ट मेरे ख्याल से ना प्रीचिंग से ज्यादा अच्छा बनेगा, ना अरेंज करने से बनेगा, ना पीने से बनेगा ड्रिंकिंग से, ना किसी चीज को अक्वायर करने से। अक्वायर करना मतलब अपने अधीन ले लेना होता है, ठीक है, या उस पर आधिपत्य स्थापित कर लेना, मालिक हो जाना उस चीज का, ऐसा कुछ होता है एक्वायर। शुद्ध हिंदी में मुझे अभी याद नहीं है। अगला देखो प्रीचिंग, कि भाई तू आकर तो यार, आप आकर क्या करते हो? बहुत भाषण देते हो पहले तो, और उसके बाद आप आकर मुझसे झूठ बोलते हो। आप आकर ऑनेस्टी के बारे में पहले भाषण देते हो, ज्ञान देते हो, उसके बाद आप आकर मुझसे झूठ बोलते हो। तो ये जो है इसमें प्रीचिंग जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। आगे देखो, अ स्टोन ब्लैंक मी ऑन द हेड। अ स्टोन ब्लैंक मी ऑन द हेड। अ स्टोन सब्जेक्ट है सिंगुलर। चलो आते हैं इधर। हैव स्ट्रक नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अ स्टोन जो है उसके साथ क्या लगना चाहिए? हैज लगना चाहिए। यहां पर हैज लगा तो है, लेकिन यहां पर स्ट्राइक है, और स्ट्राइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आगे देखो, हैव, अगेन हैव आ गया, ये भी नहीं हो सकता। और स्ट्रक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हम सबको पता है कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म लग सकती है यहां पर, रिगार्डलेस की सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि सिंगुलर एक ही फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये बिना किसी भेदभाव की लगती है। सिंपल सी बात है, जिस बाप के ज्यादा बच्चे होते हैं प्रॉपर्टी उतने हिस्सों में बढ़ती है, जिस बाप का एक ही बच्चा होता है उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बढ़ती, सारी प्रॉपर्टी उसी की होती है, इकलौते लड़के की। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो मान के चलो आपके सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, उसमें भी आप अलग अलग बांट दो, आई यू वी दे ही शी इट, है ना। और बेटा कौन हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब हो गया। द मिस्ट्री बिहाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द डायनासोर ब्लैंक ऑब्सक्योर। ठीक है, द मिस्ट्री बिहाइंड द एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर ब्लैंक ऑब्सक्योर। अब अगर भाई पहले सेंटेंस को ध्यान से देखोगे ना, तो हम बात कर रहे हैं मिस्ट्री के। द मिस्ट्री, कौन सी मिस्ट्री? डायनासोर के एक्सटेंशन की। तो ये अलग चीज है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिर्फ क्या है? मिस्ट्री, है ना, द मिस्ट्री। तो अब मिस्ट्री के हिसाब से हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? वर्ब ढूंढना पड़ेगा। बाकी जो चीजें आई है, जितनी भी चीजें आई बिहाइंड द एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर, ये अलग है ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सी वाली मिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो। तो ये पूरा इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट हमारा यही है। अब देखो क्या बोल रहा है, बीइंग स्टिल नहीं होता, बी स्टिल नहीं होता। वर्ब टू बी अगर आपने पढ़ी है ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, पहली बात हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, उसके अंदर तीन चीजें होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, फिर मॉडल ऑक्सिलरीज, फिर मार्जिनल। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में भी तीन होती है, वर्ब टू डू, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव। ये सारी जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, अगर आप ये पढ़ लोगे ना, तो आपका ग्रामर जो है वो कंप्लीट हो गया मान लो। मैं ग्रामर की सारी टर्म्स ही यूज कर दे रहा हूँ, जितना मैं लेक्चर्स अभी दे रहा हूँ ना, जितने भी चार हमारे जो वीडियो बने, इसमें जितने भी आपने वर्ड्स नहीं सुने हैं उसको पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा पीएनएसटी। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये सिंगुलर है, आर इसके साथ नहीं लगता, बचा क्या? इज। ठीक, बस दो क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, देखते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। वी ब्लैंक फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर। अब फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर, भाई फ्रॉम के बाद तो ऑब्जेक्ट ही लग जाता है। ठीक, फ्रॉम के बाद क्या लग जाता है? ऑब्जेक्ट ही लग जाता है, तो हमको ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, फिलहाल हमको सब्जेक्ट से मतलब है। सब्जेक्ट लगा है वी। ठीक है, अब सब्जेक्ट के साथ क्या क्या लगेगा? देखो वर्ब क्या क्या लग सकती है, वी के साथ आर लग सकती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आर के साथ या तो प्रिवेंटिंग लगना चाहिए था, आईएनजी फॉर्म। बेसिक बात बता रहा हूं मैं आपको, अभी मैं क्या है अपना टेंस है या वॉइस है वो वाले में नहीं फंसूंगा। आर के साथ क्या लगना चाहिए था? या तो प्रिवेंटिंग लगना चाहिए था, या प्रिवेंटेड लगना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ लगा नहीं है दोनों, इसलिए ये गलत है। प्रिवेंट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कभी भी आर के साथ नहीं लगती, एम इज आर वॉज वर्ब के साथ नहीं लगती। अगला देखो, हैज प्रीवेंट लगा है अगेन, तो हैज प्रीवेंट होता ही नहीं है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव के साथ नहीं लगती। अगेन देखो वर्ब प्रीवेंट, तो ये ऑप्शन भी गलत है, आपके सारे ऑप्शन ही गलत है अपने आप में, पहली बात तो।
तो आप अगर बाय ऑप्शन भी जाते हो बिना सेंटेंस पढ़े, सिर्फ ऑप्शन ही एक बार देख लेते, तभी आपको समझ में आता है ये ऑप्शन ही गलत है, ये भी ऑप्शन गलत दिया है, ये ऑप्शन ही गलत है अपने आप में। ठीक है, अब बचा क्या? प्रिवेंटेड। वर प्रिवेंटेड, और ये कहाँ होता है? पैसिव वॉइस में होता है। ऐसा स्ट्रक्चर किसमें होता है? पैसिव वॉइस में, और वी के साथ वर लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं यार, यस्टरडे आफ्टर अ नाइस वॉक वी ब्लैंक टू सिट, वॉच द बर्ड्स एंड रेस्ट फॉर अ मोमेंट। अब मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ, यहाँ आया यस्टरडे। ठीक, यस्टरडे, लास्ट डे, ऐसे वर्ड्स अगर आते हैं तो सेंटेंस की पॉसिबिलिटी होती है ज्यादा। यस, पॉसिबिलिटी क्या होती है? सेंटेंस होता ही है किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब्स यहाँ क्या क्या है, या आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ये भी देख लेते हैं। पहली बात तो डिसाइड्स लिखा है। डिसाइड्स लगती है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं भाई? यस्टरडे, कल की बात, मतलब बात कहाँ गई? पास्ट में, तो ये तो नहीं आएगा। आखिरी ऑप्शन देखो, डिसाइड, मुझे दिख गया पहले ही, तो मैं इसको काट देता हूँ, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी किसमें लगती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। अगला ऑप्शन दिया है यार डिसाइडिंग। हमको यहाँ पर क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। अगर जिरंड चाहिए होता तो बात अलग रहती, तब हम उसके बारे में सोचते, यानी नाउन चाहिए रहता हमको। लेकिन हमको क्या चाहिए? वी के बाद क्या चाहिए? वर्ब। और अगर वर्ब चाहिए तो आईएनजी फॉर्म के आने का एक ही चांस है कि उसमें वॉज, वर, एम इज, आर, या हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन एटसेट्रा कंटिन्यूअस टेंस की जो वर्ब्स है वो लगी हो। अब मेरे पास सिर्फ इकलौता ऑप्शन बचा क्या? डिसाइडेड। जैसा कि मैंने कहा यार, यस्टरडे लगा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आने की संभावना मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये हमारी थी दोस्तों लास्ट स्लाइड। टेंस के लगभग सारे क्वेश्चन इसमें हो गए हैं, और इसी में हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी काफी क्वेश्चन हो गए हैं, और दो चार क्वेश्चन जो हैं वो हमने देखे हैं किसके? आपके पैसिव वॉइस के, जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो आते हैं, है ना। बाकी उसके वॉइस के भी दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, और एक जो डायरेक्ट उसको चेंज करना रहता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, उसमें आता है। तो वो हम इसके आगे से करेंगे अगले वीडियोस से। ठीक है, और क्या क्वेश्चन किए हमने यार? जिरंड थोड़ा सा पढ़ लेना, जिरंड के भी क्वेश्चन देखे हैं। एक आधा क्वेश्चन हमने देखा है किसका? एक आधा क्वेश्चन देखा है हमने इन्फिनेटिव का, और एडवर्ब में इन्वर्जन का क्वेश्चन देखा है। ये जो चार पांच बातें मैंने आपको बताया कि हमने क्या क्या क्वेश्चंस किस टाइप के, किस पैटर्न के क्वेश्चंस देखे हैं इस सीरीज में। पहले हमारे कितने क्वेश्चंस में? 97 क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आप बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। स्पेशली आप टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना, क्योंकि इससे आपका हर पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का मार्जिन बैठता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और टेंस के भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। राइट, तो चलिए अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मिलेंगे वॉइस के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।